नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार और आप मेरे साथ बने हैं यूट्यूब के द कॉन्सेप्ट चैनल पे। साथियों, सेशन पे लास्ट तक बने रहे, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो आज हम मुस्लिम लीग से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे, साथ ही दिल्ली दरबार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट्स को और राजधानी परिवर्तन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मुस्लिम लीग से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे। तो मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ प्रथम महत्वपूर्ण पॉइंट यही बनता है कि मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका आंसर हो जाता है 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। वर्ष 30 दिसंबर 1906 और स्थान ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। अब देखेंगे कि मुस्लिम लीग की संस्थापक या स्थापना किसने किया था। तो वह व्यक्ति थे सलीमुल्लाह खां, और यह सलीमुल्लाह खां ढाका के नवाब हुआ करते थे। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में इसी सलीमुल्लाह खां ने ही मुस्लिम लीग का गठन किया था। तब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम लीग का सचिव किसे बनाया गया था। वह व्यक्ति कौन थे जिसे मुस्लिम लीग का सचिव बनाया गया था। तो व्यक्ति थे वकारउल मुल्क और मोहसिन उल मुल्क। ये दो व्यक्ति थे जिसे 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को जब सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग का गठन किया गया था तो सचिव के तौर पर यही दो व्यक्ति को, वकारउल मुल्क और मोहसिन उल मुल्क को, मुस्लिम लीग का सचिव बनाया गया था। तो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, यानी वह व्यक्ति कौन से जिसे मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो वह व्यक्ति थे आगा खां, जिसे मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया था। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था। तो स्थान था लखनऊ, यानी लखनऊ वह स्थान था जहां मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया था या स्थापित किया गया था। तो आइए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां द्वारा किया गया था, और सचिव के तौर पर वकारउल मुल्क और मोहसिन उल मुल्क को नियुक्त किया गया था, और अध्यक्ष बनाया गया था आगा खां को, और लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय स्थापित किया गया था। जो मुसलमानों की महत्वपूर्ण संस्था थी मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग के स्थापना के पीछे मुसलमानों का क्या उद्देश्य था या किस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, उससे जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। तो मुस्लिम लीग के स्थापना से जुड़ा हुआ प्रथम उद्देश्य था कि मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा को बढ़ाना था। यह प्रथम उद्देश्य था मुस्लिम लीग के गठन का। तो प्रथम उद्देश्य क्या था, मुसलमानों का ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा भाव को बढ़ाने के लिए, या तो कहिए कि मुसलमान जो थे यानी भारतीय मुसलमान और ब्रिटिश सरकार के प्रति सेवा भगत या अपना प्रेम दिखाने के लिए या प्रति ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा भाव को दिखाने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था, और यह मुस्लिम लीग स्थापित करने का प्रथम उद्देश्य था। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य के तहत मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, और यह दूसरा उद्देश्य के तौर पर सामने आता है। तो पहला उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों का निष्ठा भाव बढ़ाने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, और दूसरा उद्देश्य था कि भारत में मुसलमानों की राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए, यानी उस समय भारत में जितने भी मुसलमान थे उन सारे मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और तीसरा उद्देश्य के तौर पर मुसलमानों में अन्य संप्रदायों के प्रति उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता और कटुता की भाव के प्रसार को रोकने के लिए भी मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। तो इसके उद्देश्य को भी ध्यान में रखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था। तो प्रथम उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय मुसलमानों का निष्ठा भाव बढ़ाने के लिए, दूसरा भारत में मुसलमानों की राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए, और तीसरा मुसलमानों में जो अन्य संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता नहीं, अन्य संप्रदायों के प्रति उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता तथा कटुता की भाव को प्रसार होने से रोकने के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। तो मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट बनता है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन
किस स्थान पे किया गया था और वर्ष कौन सा था? तो वर्ष था 1907 और स्थान था सूरत, यानी 1907 सूरत में मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसे याद करने का आसान तरीका यह है कि मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ था और 1907 ईस्वी यानी अगले ही वर्ष सूरत में मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था और फिर अगले ही वर्ष 1907-08 में मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन हुआ था और इसी अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग यही मुस्लिम लीग ने रखी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी? तो वो था अमृतसर अधिवेशन। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि पृथक निर्वाचन मंडल से आप क्या समझते हैं? तो आइए इसका हम आंसर बताते हैं। पृथक निर्वाचन मंडल यानी पृथक निर्वाचन मंडल के तहत एक चुनाव क्षेत्र होता है, यानी पृथक निर्वाचन मंडल के तहत एक चुनाव क्षेत्र में अलग अलग जाति या धर्म के उम्मीदवार खड़े होते हैं और इसी चुनाव क्षेत्र के अलग अलग जाति या धर्म के मतदाता मतलब हो गया जो वोट देते हैं, यानी वोटर अपने अपने जाति या धर्म के उम्मीदवार को वोट करते हैं। तो इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। पृथक निर्वाचन मंडल के तहत एक चुनाव क्षेत्र में अलग अलग जाति या धर्म के उम्मीदवार को अलग अलग जाति और धर्म के मतदाता यानी वोटर वोट देते हैं। यही मतलब होता है पृथक निर्वाचन मंडल का। ठीक है, तब देखते हैं कि पृथक निर्वाचन मंडल के बाद इस पृथक निर्वाचन मंडल की मांग जो मुसलमानों ने की थी अमृतसर अधिवेशन में, तो इस मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को अंग्रेजों ने कब प्रदान किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे कब स्वीकार कर लिया? तो इस दोनों ही पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अंग्रेजों ने कब इसे प्रदान किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया। तो अंग्रेजों ने वर्ष 1909 के मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा प्रदान कर दिया। क्या प्रदान कर दिया? तो मुसलमानों की जो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग थी उसे 1909 के मिंटो मार्ले सुधार के तहत अंग्रेजों ने प्रदान कर दिया और कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसे स्वीकार कर लिया। इसके ये दोनों पॉइंट्स काफी महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, जो मुसलमानों ने या मुस्लिम लीग ने जो 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किया था उसे अंग्रेजों ने 1909 के मिंटो मॉर्ले सुधार के तहत प्रदान कर दिया और कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसे स्वीकार कर लिया। अब मुस्लिम लीग की एक संस्था लखनऊ में स्थापित की गई थी। भारत में तो इसकी शाखा थी ही, यानी भारत में ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो मुस्लिम लीग की एक शाखा जो लंदन में स्थापित की गई थी, तो इस शाखा की स्थापना कब किया गया था और इस शाखा के संस्थापक कौन थे? तो इस शाखा की स्थापना मुस्लिम लीग के लंदन शाखा की स्थापना वर्ष 1908 में किया गया था और संस्थापक थे सैयद अमीर अली, यानी सैयद अमीर अली ने 1908 ईस्वी में लंदन में मुस्लिम लीग के एक शाखा की स्थापना की थी। तो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको हमने कवर कर लिया। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे वो इसी के अंदर से ही बनेंगे। तो आपको इसके एक एक पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। अब हम चलेंगे दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की ओर। तो सबसे पहले हम दिल्ली दरबार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे और इससे जुड़ा हुआ दिल्ली दरबार से जुड़ा हुआ प्रथम महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था, वर्ष कौन सा था जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और स्थान था दिल्ली। दूसरा कि दिल्ली दरबार किसके स्वागत में आयोजन किया गया था? तो
तो ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत में यानी भारत आगमन पर किया गया था। तो क्यों किया गया था? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन के स्वागत में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इसी दिल्ली दरबार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको हम लोग देखेंगे। तो दिल्ली दरबार से जुड़ा हुआ प्रथम महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये है, यानी दिल्ली दरबार जब आयोजित किया गया था तो दिल्ली दरबार में कुछ घोषणाएं की गई थी। उस घोषणाओं से जुड़ा हुआ प्रथम महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई थी, जिसे 1905 ईस्वी में प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल को विभाजित कर दिया था। तो इसी 12 दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार आयोजन में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। दूसरा कि बंगाल को पुनः एकीकृत करने की घोषणा इसी दिल्ली दरबार में की गई थी। तीसरा, बंगाल को एक नया प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। चौथा, इस बंगाल को जब पुनर्गठित किया गया एक नए प्रांत के रूप में तो उड़ीसा और बिहार को इससे अलग करके एक अलग प्रांत बनाया गया और साथ में बिहार उड़ीसा के साथ साथ आसाम को भी बंगाल से पृथक करके एक नया प्रांत का दर्जा दिया गया। तो ये पांचों पॉइंट्स एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे, आज नहीं तो कल या भविष्य में एकदम यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और ये पांचों पॉइंट्स एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जब 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, तो इसी दिल्ली दरबार में महारानी मेरी और सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा कुछ घोषणाएं की गई थी। और वो घोषणाएं इस प्रकार थी कि जब बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था, इस बंगाल विभाजन को तो पहले रद्द कर दिया गया। रद्द करने के बाद बंगाल को पुनः एकीकृत किया गया और एकीकृत करने के बाद एक नए प्रांत के रूप में स्थापित किया गया। और जब नए प्रांत के रूप में स्थापित किया गया तो इससे बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत का दर्जा दिया गया। साथ ही बंगाल से असम को भी अलग करके एक नया प्रांत का दर्जा दे दिया गया। अब राजधानी परिवर्तन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखेंगे कि पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी। पहले यानी कब? जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तो दिल्ली दरबार के आयोजन से पहले यानी 12 दिसंबर 1911 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना बनती है। अब दूसरा कि वर्तमान में या 12 दिसंबर 1911 के बाद भारत की राजधानी कौन हो गई? दिल्ली हो गई। या तो वर्तमान पूछे या 12 दिसंबर 1911 के घोषणा के बाद भारत की राजधानी हो गई थी दिल्ली। अब तीसरा पॉइंट बनता है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। तो इसको आप लोग यहाँ से 2-3 पॉइंट बनेंगे 12 दिसंबर 1911 से। पहला कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। दूसरा, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। और तीसरा, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। अब यहाँ से अगला पॉइंट बनेगा कि जब राजधानी परिवर्तन कलकत्ता से दिल्ली किया गया था तो वायसराय उस समय कौन थे भारत के? तो लॉर्ड हार्डिंग। यानी लॉर्ड हार्डिंग के ही काल में कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी दिल्ली बनाए जाने की घोषणा की गई थी। अब यहाँ से पॉइंट बनेंगे कि राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई थी या बनाई गई थी। तो दिल्ली के राजधानी बनाए जाने से संबंधित 3 पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। पहला, अगर पूछता है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 12 दिसंबर 1911। और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई थी तो 1 अप्रैल 1912। और आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित दिल्ली की गई थी तो 13 फरवरी 1931 ईस्वी को। तो इसको आप लोग एकदम गौर करेंगे। अगर घोषणा पूछता है तो आंसर होगा 12 दिसंबर 1911। अगर राजधानी दिल्ली स्थानांतरित पूछता है तो आंसर होगा 1 अप्रैल 1912। और आधिकारिक तौर पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया था तो हो जाएगा 13 फरवरी 1931। और कार्यकाल था लॉर्ड इरविन। यानी लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही आधिकारिक तौर पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी। ठीक है,
तो कब बनाई गई थी? 13 फरवरी 1931 ईस्वी को आधिकारिक तौर पर, और कार्यकर्ता इरविन का। और स्थानांतरित पूछेगा तो 1 अप्रैल 1912, अगर घोषणा पूछता है तो 12 दिसंबर 1911, और कार्यकाल होगा लॉर्ड हार्डिंग का। तो साथियों, आज हमने मुस्लिम लीग, दिल्ली दरबार का आयोजन और साथ ही राजधानी परिवर्तन से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स यहाँ से बनते थे मैंने कवर किया। और अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।